सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा हटके होगा। मोस्टली हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में कि ट्रेडर पर कितना टैक्स लगता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक हमारे लिए, क्योंकि हम इतना कुछ सीख रहे हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए। जब हम पैसे कमाएंगे तो उसके बाद हमें कितना टैक्स देना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट को हमें मालूम होना चाहिए। और एक क्वेश्चन बहुत आता है लोगों के माइंड में कि एफएनओ पर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, अगर हम प्रॉफिटेबल होंगे उसमें, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और इन केस मान लो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो जो आपको लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, आपको कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ रही है कि जो ट्रेडिंग से इनकम आती है हमें, ठीक है, वो किस में काउंट होती है? बिजनेस इनकम में, ठीक है, बिजनेस इनकम में हमें काउंट होती है, ठीक है। तो बिजनेस इनकम की तो बात होगी, लेकिन एक और चीज़ आ रही है हमारे पास यहाँ पे, किस तरह से हम, किस ट्रेडिंग टाइप से हम, यानी कि हमारा ट्रेडिंग टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ये बिजनेस इनकम, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम एंड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम, ठीक है। अब किसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम? जब हम इनकम हमें आती है इंट्राडे इक्विटी से, इक्विटी ट्रेडिंग से, ठीक है, इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग से, तो उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव इनकम। देखो अब क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो बेसिकली हम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, ठीक है। विदाउट टेकिंग डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो आ रही है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है। इतना में आइडिया हो गया। जो दूसरी चीज आती है हमारे पास, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, ठीक है, जो कि मोस्टली लोगों को इससे कंसर्न होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन सी चीज़ आती है अब? एफएनओ, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर जब हम डिलीवरी लेते हैं शेयर्स की तो वो भी इसमें काउंट हो रही है, ठीक। अब बहुत से लोगों को एक डाउट है कि अगर हम इंट्राडे एफएनओ करेंगे, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे लेवल पर करते हैं, तो वो क्या स्पेकुलेटिव में आएगा? नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है हमारे पास, फ्यूचर एंड ऑप्शन, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर वो ओवरनाइट पोजीशन हमने होल्ड की हो, वो किस में काउंट होगा? वो काउंट होगा हमारी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन नॉन स्पेकुलेटिव में ही आएगी। और इसके अलावा हमने बात की कौन सी, हमारी करेंसी की, ठीक है, या फिर जो हम इक्विटी कर रहे हैं जिसमें हम डिलीवरी ले रहे हैं शेयर्स की, ठीक है, वो होगी, या कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, तो ये सब हम किस में आ रहे हैं? नॉन स्पेकुलेटिव में, ठीक है। अब ये दो इनकम टाइप्स तो होगी, ठीक। अब हम करेंगे इसका क्या फ़ायदा, यानी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में। अगर ये बिजनेस इनकम ही आएगा तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, तो इसका हम आगे जाके देखते हैं। सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, देखो अब हम प्रैक्टिकल नॉलेज से देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि क्या फ़र्क आता है इसमें। देखो जब मान लो अब प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस होगा, जब प्रॉफिट की बात हुई तो हम सारा ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस इनकम है, तो आपके जो भी अदर इनकम सोर्स होगा, ठीक है, जो भी आपका अदर इनकम सोर्स होगा वो ऐड करना है हमें। और इसके अलावा नॉन स्पेकुलेटिव जो हमारी बिजनेस इनकम है, यानी कि जो एफएनओ से आई या फिर कमोडिटी ट्रेड करने से आई, प्लस हम इसमें कौन सी ऐड कर रहे हैं? स्पेकुलेटिव इनकम। कौन सी? इंट्राडे इक्विटी जो हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब का ऐड ऑन होगा, क्योंकि ये बिजनेस इनकम में है, तो ये किसके अंडर आएगी? यानी कि जो हमारी इनकम टैक्स स्लैब है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स लगेगा, ठीक है। और जिन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि इनकम टैक्स जो स्लैब है, ठीक है, जो न्यू हमारी बजट में आई है, ठीक है, 2024 के बजट में आई है इनकम टैक्स स्लैब, वो मैंने यहाँ पे इस टेबल में शो कर रखी है। तो जिसको नई आइडिया इसको अच्छे से यहाँ से देख सकता है, ठीक। सो एनीवेज अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये कैलकुलेट होगा। तो देखो मान लो हम एग्जांपल बोलते हैं यहाँ से, अदर इनकम सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि रेंटल इनकम होगी आपकी, ठीक है, बिजनेस इनकम, सैलरी होगी। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लो आपकी 8 लाख रुपीज सैलरी है, ठीक है, एक साल में 3 लाख रुपए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से क्या हुआ? फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। और आपको 2 लाख का फायदा हुआ इंट्राडे इक्विटी से, ठीक है। तो ये कौन कौन सी होगी देखा जाए? अदर इनकम सोर्स, ठीक है, प्लस क्या हुआ? फ्यूचर एंड ऑप्शन हुआ 3 लाख, यानी कि नॉन स्पेकुलेटिव। और इंट्राडे इक्विटी है तो कौन सी हुई? 2 लाख हमारी स्पेकुलेटिव इनकम। तो ये क्या करेंगे हम? सबको ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। जब भी आपने ये करना है तो सबको ऐड ऑन करना है। तो ये कितना आएगा हमारे पास? 13 लाख रुपीज़। तो अगर हम रॉ कैलकुलेशन करें, ठीक है, हम इसमें अब ये नहीं कंसीडर करेंगे जैसे कि बोलते हैं कि हम एक्सपेंसिव शो कर देंगे तो टैक्स कम होगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो 13 लाख रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें टैक्स कितना लगेगा? 20%। ये कहाँ से है? देखो इस स्लैब में देखो 13 लाख किस में आ रहा है? 12 लाख टू 15 लाख रुपीज़ में, और वो कितना टैक्स है? 20%। तो आपको 13 लाख के अकॉर्डिंग 20% टैक्स देना होगा, ठीक है, अपने गेन्स पर जो भी आपको हो रहा है। अब इसमें अगर आप अपने सीए से बात करो तो उन्हें ज़्यादा बेटर पता होता है कि किस तरह से वो एक्सपेंसिव शो कर सकते हैं आपकी बिजनेस इनकम में। जैसे कि हम बोल सकते हैं किस तरह से बिजनेस इनकम में कर सकते हैं, जैसे कि हम
मान लो इंटरनेट बिल हो गए, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं या कोई ऑफिस रेंट पे लिया ट्रेडिंग के लिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं एक्सपेंसेस को शो करने के, फिर उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो बताया है वो एक इन जनरल बताया कि किस तरह से टैक्स लगता है, ठीक। अब उसके बाद जो बात आती है हमारे पास कि प्रॉफिट की तो हमने बात कर ली कि अगर प्रॉफिट हो, ठीक है, तो आप अब सोचोगे, क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में अगर आपके अभी तक नहीं आया, कि अगर हमने सिर्फ ऐड ऑन ही करना था, ठीक है, सब कुछ ऐड ही करना था हमने, स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना था, तो हमने इसे कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया, है ना, स्पेकुलेटिव या नॉन स्पेकुलेटिव। उसका देखो अब डिफरेंस आता है, उसका मेजर डिफरेंस आएगा जब हम बात करेंगे लॉस की। जब हम गेंस की बात करते हैं तो इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है, ऐड ऑन करना है, फिर हमने क्या करना है उस पर टैक्स देखना है, ठीक है, स्लैब के अकॉर्डिंग। लेकिन लॉस में देखो अब क्या होगा, जब हमें मानो लॉस हुआ, जब हमें ट्रेडिंग में लॉस हुआ, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स क्या होते हैं, लॉस में ही होते हैं, ठीक है, हमें सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग भी मालूम है कि लॉस में होते हैं ट्रेडर्स। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लो जब आपको इंट्राडे इक्विटी से लॉस हुआ है या फ्यूचर एंड ऑप्शन किसी भी टाइप से मान लो स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव लॉस हुआ है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेम ईयर में, ठीक है, विद इन सेम ईयर लॉसेस को एडजस्ट कर लो, ठीक है, प्रॉफिट के अगेंस्ट, या फिर आप उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लो, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए, कि जब भी आप प्रॉफिटेबल हो गए या प्रॉफिट होगा आपको, तो आप क्या करोगे, एडजस्ट कर लोगे, सेट ऑफ कर लोगे, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आ गए आपको। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। अब आप इस टेबल से देखो, मान लो अब आपका लॉस टाइप है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, ठीक है, यानी कि इंट्राडे इक्विटी से हुआ है आपको। तो अगर आप सेम ईयर में क्या करना चाहते हो, लॉस को एडजस्ट करवाना चाहते हो, कौन सा, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को, तो किसके अगेंस्ट आप करवा सकते हो, आप करवा सकते हो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस गेन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, लॉस को गेन के अकॉर्डिंग ही विद इन सेम ईयर आप क्या करवा सकते हो, एडजस्ट करवा सकते हो, सेट ऑफ करवा सकते हो स्पेकुलेटिव को, ठीक है। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो कि आने वाले टाइम में मैं जब प्रॉफिटेबल होऊंगा, ठीक है, तब तब क्या करना होगा आपको, तब आप सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस गेन के अगेंस्ट ही क्या करवा सकते हो, एडजस्ट करवा सकते हो। यानी कि सिंपल केस हुआ कि जब स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस होगा हमें, तो वो चाहे विद इन सेम ईयर हो या फिर कैरी फॉरवर्ड करें, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस गेन के अगेंस्ट ही हम सेट ऑफ करवा सकते हैं, ठीक है। और उसका ड्यूरेशन क्या है, यानी कि अगर हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए तो सिर्फ 4 साल के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आने वाले, ठीक। अब बात करेंगे नॉन स्पेकुलेटिव लॉस की, तो उसमें क्या होगा, देखो अगर तो आप सेम ईयर में करवाना चाहते हो एडजस्ट, तो उसमें आपको एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट करवा सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ, चाहे वो स्पेकुलेटिव हो चाहे वो नॉन स्पेकुलेटिव गेन हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप करवा सकते हो, सिर्फ वो सैलरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विद इन सेम ईयर की बात हो रही है और नॉन स्पेकुलेटिव लॉस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है, तो आप किसके अगेंस्ट, ठीक है, इसे सेट ऑफ करवा सकते हो अगर आप उसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, ठीक है, विद इन सेम ईयर, तो हमने देख लिया। तो वो एनी बिजनेस गेन है, यानी कि बोथ स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव, इनमें से कोई भी हो आप इनके अगेंस्ट करवा सकते हो सेट ऑफ, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा है, यानी कि 8 साल का टाइम पीरियड है। 8 साल में आप कभी भी क्या कर सकते हो, एडजस्ट करवा सकते हो, यानी कि जब भी प्रॉफिटेबल होगे आप इसे सेट ऑफ करवा सकते हो। अब हम इसे, हमने थ्योरी में तो समझ लिया टेबल में, अब कन्फ्यूजन हो रही होगी थोड़ी, तो इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से काम करेगी चीज़। तो देखो अब हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हमारी विद इन सेम ईयर वाली। तो इसमें क्या हुआ देखो, अब मान लो आपने 11 लाख, ठीक है, आपकी बिजनेस इनकम है, ठीक, 1 साल में आपकी 11 लाख बिजनेस इनकम आई, और आपको लॉस हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शन में 3 लाख रुपए का, और गेन हुआ, मान लो इंट्राडे आपने ट्रेड किया, गेन हुआ 1 लाख रुपए का। तो हम क्या करेंगे, पहले नेट गेन निकालेंगे, ठीक, कि कितना नेट गेन आया, तो वो हमारे पास आया यहाँ से 9 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ, ठीक है, कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम बाकी चीज़ें, STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, टैक्स ऑन इन्वेस्टिंग, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम डिफरेंट एसेट, गोल्ड हो चाहे, ठीक है, रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, उन पर किस तरह से हमें टैक्स लगता है, ठीक है। तो आप उसे जाकर जरूर देखना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो एनीवेज अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमने बात की थी यहाँ पे कि हम बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे, तो 9 लाख रुपीज़ हमें नेट गेन हुआ ना, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, जो हमारी इनकम टैक्स स्लैब रेट थी हमने पीछे देखी थी, उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स लग जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ होगी, ये हो गया हमारा विद इन सेम ईयर अगर हम एडजस्ट करवा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें लॉस को, ठीक है। अब क्यों कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मान लो आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है, आप सैलरी भी नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे, जब आपका कोई गेन ही नहीं है तो आप विद इन सेम ईयर किस तरह से एडजस्ट करवाओगे, ठीक है। तो आप इसी चीज़ की वेट करोगे ना कि जब मैं आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल होऊंगा तब एडजस्ट करवा लूंगा, सिंपल। तो अब देखो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो फर्स्ट ईयर में आपको 1 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ, ठीक है, यहाँ से
सेकंड ईयर में आपको 3 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ। लेकिन थर्ड ईयर में क्या हुआ, आपने अच्छे से काम किया साइकोलॉजी पर, डिसिप्लिन पर, ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट पर। अब क्या हुआ, आपको 14 लाख रुपीज़ का मान लो प्रॉफिट हो गया उस ईयर में, थर्ड ईयर में। अब आप सोचोगे ये सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन है, क्योंकि हमारे ऑटोमेटिकली क्या दिमाग में है कि हम इतना ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि चाहे स्पेकुलेटिव हो चाहे ये नॉन स्पेकुलेटिव हो, ठीक है। ये मैं कोई एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरह से कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक। तो ये किसी से भी हो सकता है। तो देखो, जब आपको थर्ड ईयर में 14 लाख प्रॉफिट हो गया तो हम नेट गेन देखेंगे ना, क्योंकि हमने क्या करना है, अब एडजस्ट करवाना है लॉसेस को। तो 14 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का लॉस था हमारा, माइनस 3 लाख जो सेकंड ईयर का लॉस था, तो कितना आया हमारे पास यहाँ से 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि उस साल में हमें 10 लाख रुपीज़ की जो इनकम है उस पर हमें क्या देना होगा, टैक्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। यहाँ पे हम प्योरली सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि 10 लाख रुपीज़ जो आए हमारे सेट ऑफ करने के बाद लॉसेस, उस पर जो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हमें टैक्स लगेगा। अब मान लो इसमें आपकी बिजनेस इनकम भी हो, मान लो आपकी 10 लाख रुपीज़ ही बिजनेस इनकम हो या 5 लाख रुपीज़ ही बिजनेस इनकम हो या सैलरी हो, तो क्या होगा, मान लो 5 लाख रुपीज़ आपकी सैलरी है इसमें साथ में, तो 10 लाख प्लस क्या हो जाएगा 5 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रही है ये कैलकुलेशन, आप फिर से देखो, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप वीडियो को फिर से देखो, ताकि आपको अच्छे से ये कैलकुलेशन आ जाए, क्योंकि ये अगर एक बार आ जाएगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है, ये सब समझना। अब एक चीज़ आती है, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने लॉस कर लिया, ठीक है, अब ये खुद ही रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है कि जो लॉसेज हुए हैं हमें, ठीक है, विद इन ईयर, हमें कब हम क्या कर सकते हैं, कब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जब हम उन लॉसेज को रजिस्टर करवाएंगे। किस तरह से कराएंगे, जब हम ITR फिल करेंगे, वो भी कब, ड्यू डेट से पहले। तो कब होते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हमारे रजिस्टर, जब हम ITR फिल करते हैं बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। तो उसमें जब रजिस्टर होते हैं कि हमारे ये लॉस है, चाहे स्पेकुलेटिव या नॉन स्पेकुलेटिव, तो वो कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, उसके बिना हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपने ITR फिल करनी है एज अ ट्रेडर। आप, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली ट्रेडर डिप्रेस रहते हैं इस चीज़ में कि यार लॉस ही हो रहा है, इसकी क्या ही ITR फिल करूँ ना, मैंने कौन सा टैक्स देना है। आपने ऐसे नहीं सोचना। जब आप कल को प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है, आप इस हिसाब से सोचो कि मैं कल को प्रॉफिटेबल होऊंगा और इस लॉस को जो कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है, और सेट ऑफ करूंगा अगेंस्ट माई प्रॉफिट्स। तो इस मोटिवेशन से चलना है। तो ये तो हो गई जो आफ्टर ट्रेडिंग टैक्स है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ लोग नए हैं मार्केट में, ठीक है, उन्हें नहीं पता होता, ठीक है, जो बिगिनर है, कि कुछ चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं हमारे। ये कब होते हैं, जब हम ट्रेड लेते हैं, ये पहले ही, ठीक है, पहले पहले ही हमारे ये जो है कट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे अकाउंट में से, ठीक है, जो हमारा डीमेट अकाउंट होता है उसमें से। और जो उसके बाद ट्रेड लेने के बाद हमें लॉस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उस सब की बात हम कर रहे थे जो मैंने पहले बात की, कि जो टैक्स हम इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग सब देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये हमें पहले ही ट्रेड करने से पहले जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ये कट हो जाते हैं, तो ये भी हम कंसिडर करेंगे एज अ कोस्ट। तो कौन सी होगी, ब्रोकरेज, STT चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST चार्जेस, ठीक है, सेबी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस। अब ये कितने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। डिलीवरी के लिए डिफरेंट, इक्विटी इंट्राडे के लिए डिफरेंट, FNO फ्यूचर्स के लिए डिफरेंट, FNO ऑप्शंस के लिए डिफरेंट। अब ये जो मैंने बता रखा है ये किसका है, ये बेसिकली मैं ज़ीरोधा के चार्जेस बता रहा हूँ। डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंस हो सकते हैं, यानी कि सारे तो डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे कि ब्रोकरेज में हो सकता है कुछ लोग जीरो ब्रोकरेज लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ब्रोकरेज लेते हैं, तो ये मैं ज़ीरोधा के बता रहा हूँ पर्टिकुलरली। लेकिन STT ट्रांजैक्शन ये सबके होते हैं, GST चार्ज, ठीक है, ब्रोकरेज में डिफरेंस आ जाता है सिर्फ। तो बेसिकली मैंने आपको ये एक टेबल दे दिया ताकि आपको आइडिया हो कि पहले भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है, ट्रेड करने टाइम भी चार्जेस लगते हैं। और ये आप इसे अच्छे से खुद से देख सकते हो कि कितने चार्जेस लगते हैं, ठीक है, फ्यूचर करने के लिए, FNO इक्विटी इंट्राडे करने के लिए, ठीक। तो बेसिकली अब देखो, ये मैंने वीडियो जो हमने बात की, तो हमने टैक्सेस तो समझ लिए, ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या था। अब क्या होता है, एज अ ट्रेडर हम पता क्या करते हैं, मोस्टली जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, चलो उनकी तो बात अलग होती है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी कुछ देखना है मार्केट में, जो थोड़ा टाइम हो जाता है, वो ट्रेडर क्या करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इतने ज़्यादा लग चुके हैं, ठीक है, कि उन्हें लगता है कि पहली बात तो ये पॉइंट आया कि मुझे लॉस हो रहा है तो मैं क्या ही ITR फिल करूँगा ना, क्या ही कैरी फॉरवर्ड करूँ, ठीक, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, जो लोग आ रहे हैं नए ट्रेडिंग में, है ना, उसमें क्या हो रहा है अब, कि वो ना ये नहीं कंसिडर करते कि इसकी इतनी कॉस्ट है, ठीक है। पहले भी हमें देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास टैक्सेस, ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST से भी चार्जेस भी हमें कट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर हम प्रॉफिटेबल होगा टैक्स कट होगा, ठीक। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको इस कॉस्ट को कंसिडर करना है कि कितना टैक्स लग सकता है, ठीक है, हमें। आपने ये नहीं सोचना कि मान लो आपको प्रॉफिट हो गया तो ये सारा आपकी जेब में आ जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको सारे टैक्स कंसीडर करने हैं कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे, ठीक है।
तो उसके बाद जो इनकम आपके पास आएगी वो आपकी एक्चुअल इनकम होगी ट्रेडिंग में। तो अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर बता भी रहा है कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस, पहली बात तो ये आएगी, पहले नेट इनकम आएगी कि एंड में वो प्रॉफिटेबल है भी। और अगर है तो आप ये मत सोचो कि अगर वो 5 करोड़ दिखा रहा है तो वो 5 करोड़ ही उसका है, इस तरह से नहीं होगा। टैक्सीज होंगे, सब कुछ होगा, फिर जाके वो आपको इनकम मिलेगी। तो इन कॉस्ट को भी आपको ख्याल में रखना है। और एक चीज़ थी कि लोगों को लगता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कौन सा टैक्स लगेगा, ठीक है, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि कौन सा टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा। तो बेसिकली जो मैंने आपको बता दिया कि नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में आता है, और आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो को अच्छे से देखो। अगर नहीं समझ आई तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये थी एक अच्छी सी मैंने वीडियो आपके लिए प्रेजेंट की, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के साथ, अपडेटेड जो भी बजट की हमारे टैक्स रिजीम थी उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।